परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट कॉलम में। सोचो कि आपके घर में सिर्फ आप अकेले इंसान हैं जो इनकम कर रहे हैं। क्या आप जब फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाएंगे तो बड़े बेटे को अच्छा खिलाएंगे और छोटे बेटे को नहीं? क्या आप कपड़े खरीदने समय भी ऐसा ही करेंगे? क्या आप बाकी चीज़ों में भी भेदभाव दिखाएंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए सब बराबर हैं। तो फिर एक देश के लिए सेम चीज़ क्यों नहीं हो सकती है? जब इंडिया में पहली बार अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से सारे लॉज बनाए थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस मिल सके। उनका सिविल लॉ पे कोई फोकस नहीं था क्योंकि उससे उनको कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। ऐसी ही अपनी फायदे के लिए इंडियन पॉलिटिशियंस आज तक सिविल लॉ में ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं क्योंकि वो एक कम्युनिटी के वोट्स को खोना नहीं चाहते। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद देश को बदलाव के इंतज़ार है, जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर के राइट्स मिल सकते हैं। खासकर एक कम्युनिटी के औरतों के साथ हो रही इनइक्वालिटी को हम इस लॉ के जरिए कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बार इसी बात पे रिग्रेट किया है और इंडियन गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लाने में फोकस किया जाए। चाहे हम कोई भी केस को देखें, वो सरला मुद्गल की केस, मीना माथुर मैरिड टू जितेंद्र माथुर केस, गीता रानी मैरिड टू प्रदीप कुमार, सुष्मिता घोष मैरिड टू जीसी घोष, इन सारी केसेस में एक ही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हिंदू पुरुष अपनी पहली वाइफ से छुटकारा पाने के लिए और दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम बनना फायदेमंद समझते हैं क्योंकि उनकी लॉ में एक लूप होल है जो कि एक इजी वे है सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आप अगर अपनी पहली बीवी को तलाक दे देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं तो पहली बीवी का कोई भी जिम्मेदारी आपके कंधों पे नहीं रहता। ऐसी कई केसेस हैं और ऐसी कई केसेस और फ्यूचर में आएंगे भी जिसे हमें सीरियसली सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। सरला मुद्गल केस में जस्टिस कुलदीप सिंह जजमेंट देते हुए कहा, The rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it is laying since 1949. The governments which have come and gone have so far failed to make any efforts towards unified personal law for all the Indians. दोस्तों, शाहबानो केस से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे अहमद खान जो कि पैसे से एक वकील थे, उन्होंने अपनी पहली बीवी शाहबानो को ना ही केवल तलाक दिया बल्कि आलिमनी के 200 रुपए भी रेगुलरली नहीं देने का बहाना बनाया। आलिमनी मांगने पर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और पहले 25 रुपीज़ महीना और फिर 179 रुपीज़ महीना आलिमनी के लिए दर 50 साल तक वो भटकती रही। दोस्तों, इस केस से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे एक ही देश में रहने वाले लोगों को सेम क्राइम केस में डिफरेंट सजा मिलती रहती है। जहां सेम केस में एक छूट जाता है तो दूसरा जेल चला जाता है। क्या ऐसी लॉ को बदलने की जरूरत नहीं है? क्या इससे देश में इक्वालिटी बन सकता है? ये सोचने वाली बात है। आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP कहता है, The state shall endeavor to secure all the citizens a civil code that is uniform throughout the territory of India. दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट बन के तैयार हो गई है और ये देखने वाली बात है कि ये UCC बिल कितने लोगों को इंसाफ दिला पाता है और इससे कितना पॉलिटिकल उथल पुथल हो सकता है। जज रंजन देसाई जो कि एक्स सुप्रीम कोर्ट जज थे, जो उत्तराखंड के UCC पैनल को गाइड करते हैं, वो कहते हैं सारे वुमेन को रूमर्स से बचने की ज़रूरत है। ये UCC रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इंटरफियर नहीं करेगा बल्कि ये वुमेन की राइट को अवेयर करेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देगा। लेकिन कुछ लोगों की तकियानुसी प्रथा इस काम को लेट और बहुत लेट कर दिया है। वैसे तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से चोरी करने पर हाथ काट दिए जाने वाली प्रथा भी है, लेकिन उस प्रथा को कोई फॉलो नहीं करना चाहता।
इस मामले में सिर्फ सेल्फिश बनना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि सबकी भलाई के बारे में सोचना भी चाहिए, जो कि इंडिया के हित के लिए भी है। सेकुलर इंडिया में सबको बराबर का हक मिलना भी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तलाक के बाद मुस्लिम वोमेन को एलिमनी नहीं देना पड़ता, जितना बाकी लॉज में होता है। बेबी अडॉप्ट करने की भी कोई लॉ नहीं है। मुस्लिम मेन एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। मुस्लिम मेन अपनी बीवियों को कभी भी तलाक दे सकते हैं और फिर तीसरी शादी भी कर सकते हैं। तलाक दिए गए बीवियों का देखभाल शौहर नहीं करेंगे। ऐसी कुछ लॉज जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में है, उसमें चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है। यूसीसी के मदद से सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, एलिमनी, इनहेरिटेंस, राइट टू प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस और अडॉप्शन जैसे इश्यूज को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा यूसीसी के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन जब 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी देने का वर्डिक्ट पास किया, तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेशर में आके उस वक्त नया कानून बनाया और मुस्लिम को खुश करने के लिए कोशिश भी की थी। और इसी के साथ वहीं पर ही मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स बिल को स्क्रैप कर दिया गया। इस एक्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि सिर्फ वोट्स के फेवर में किसी के साथ नाइंसाफी भी हो सकती है और जरूरी काम भी अटक जाते हैं, जो कि देश के लोगों के भलाई के लिए होते हैं। 1991 से लेकर 2014 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का यही स्टैंड रहा है कि यूसीसी में कोई बदलाव नहीं किया जाए। फॉर 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने इस डिफिकल्ट काम को करने के लिए हिम्मत दिखाई। बीजेपी यूसीसी के मामले में किसी भी दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार है और यूसीसी को लागू करना देश के लिए एक बेहतर स्थिति होगी, ऐसा मानती है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। हाल ही में बनी छत्तीसगढ़ यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर छत्तीसगढ़ ट्राइबल लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरविंद नितम ने कहा है कि पहले सभी लीडर्स के साथ बातचीत करके इस लॉ को पास करनी चाहिए, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में भी ट्राइबल्स के अलग अलग कस्टम्स और रिचुअल्स होने के कारण इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और ये देश के एक और कम्युनिटी के फीलिंग्स और कस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है। कुर्क, क्रिश्चियंस, खासियाज जैसे ट्राइब्स जो आसाम में हैं और मुंडाज और ओरांस जो बिहार और उड़ीसा से हैं, जो एंशिएंट कस्टमरी लॉज ऑफ सक्सेशन को फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि यूसीसी उनके भलाई के लिए नहीं है। इसका सॉल्यूशन देते हुए आर्टिकल 44 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर हम कोट करें तो ये बताती है कि ट्राइबल ग्रुप्स के लॉज पहले की तरह ही एप्लीकेबल रहेंगे, जिसे पीसा एक्ट, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट 1966 भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि इस ट्राइबल एरियाज के लोगों के कस्टम्स को देखते हुए विलेज काउंसिल या ग्राम सभा ही सुप्रीम डिसीजन लेगी, जो विलेज के हित में रहेगा। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यूसीसी देश के लिए जरूरी तो है, पर इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है और इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, ताकि किसी भी मजहब के लोगों को और उनके आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। अलग अलग मजहब के लिए अलग अलग नियम बनाने से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं और यूसीसी के बाद इस चीज़ को बहुत सरल किया जा सकता है। यूएस, यूके में पर्सनल लॉज नहीं होते हैं, इसलिए ये देश ज़्यादा विकसित है और वहाँ पे सब बराबर हैं, तो हम इंडिया में ऐसी चीज़ क्यों नहीं कर सकते। इससे न्यायपालिका के ऊपर जो बोझ है वो भी कम हो सकता है। अगर हम देखें तो हाई कोर्ट में अभी लगभग 4.64 मिलियन केसेस पेंडिंग है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 31 मिलियन केसेस पेंडिंग है। ये सब इसी कॉम्प्लेक्स लॉ के नतीजे हैं और इसको एक ही प्लेटफॉर्म में ले आने से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने नोन के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलम की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।